सुनील कुमार यादव और आज जो होगा मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग सप्लाई ऑफ मनी या फिर मनी सप्लाई के बारे में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मनी का सप्लाई करता कौन है भाई? आरबीआई करता है कि नहीं? मतलब अब जो होगा वो बैंकिंग की तरफ, मनी से बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये जो मनी सप्लाई होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी जो है अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, मैंने कल भी बताया था। M1, M2, M0, M3, M4 अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं जिसको आरबीआई मेजर करती है मनी के सप्लाई को। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है भाई? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय अ बैंक एंड अ पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना, जितना भी पैसा लोगों के पास होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, और जितना भी पैसा बैंकों के पास होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका मतलब उतना पैसा इकोनॉमी में अभी सप्लाइड है, या फिर वो सप्लाई ऑफ मनी के तौर पर गिना जाता है। समझ गए? मतलब क्या बोला गया? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी, जितना भी स्टॉक ऑफ मनी किसके पास है? बैंक के पास है, और जितना भी पब्लिक के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में। जैसे मैंने 12:01 में अभी कितना बैंक में पैसा है और कितने जो लोगों के पास पैसा है, उनको जब मिला दिया जाए तो वो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो निकल कर आता है। ठीक है, ये एज अ मींस ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ द वेल्थ, या तो आप पेमेंट के लिए अपने पास रखे हो या फिर आप वेल्थ को स्टोर करके बैंक में रखे हो, तो दोनों पैसा जो है वो सप्लाई ऑफ मनी के तौर पर गिना जाता है। ठीक है, अब कंपोनेंट्स देखा जाए तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के। पहला करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कि जो लोगों के पास पैसा रहता है, और जो डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ बैंक, जो भी डिमांड डिपॉजिट का मतलब वैसा डिपॉजिट जो हम लोग बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद देखो टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक। टाइम डिपॉजिट जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कौन सा? फिक्स डिपॉजिट होता है ना, जो आप बहुत 7 दिन फिक्स डिपॉजिट में मिनिमम 7 डेज के लिए पैसा जमा रखते हैं, और आपको मैक्सिमम कितने भी दिन के लिए आप रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको फिक्स डिपॉजिट में एफडी जो कराते हो, तो एफडी को या फिर आरडी को रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है भाई? वैसा डिपॉजिट जो हर महीने आप करते हो बैंक में जैसे, और उसको आप कुछ समय के बाद आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट, जो मंथली करना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट में एक ही बार आपने 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करा दिया, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल से समझ में बात आ गई। उसके बाद सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है, जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं लोग। टाइम एंड सेविंग डिपॉजिट होता है विद पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे पैसे रखे जाते हैं लोगों के द्वारा, तो वो भी एक तरीके से मनी सप्लाई के अंतर्गत काउंट होता है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और जो भी पैसा आरबीआई के पास रहता है बैंकों का, बैंक कुछ पैसा जमा करता है ना आरबीआई के पास, तो वो सब सारे पैसे भी एक तरीके से किसके पार्ट हो जाएंगे? मनी सप्लाई के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो एक एक करके समझने की कोशिश करना, जो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल हर साल आता है एक ना एक। अब देखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में जो मनी मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा इकोनॉमी में है और कितनी पैसे की जरूरत है, वो कैसे महसूस होती है? मेजरमेंट करके। मान लो कि M1 तरीका, M0 तरीका से मेजरमेंट करा सर आरबीआई ने, और उसको लगा नहीं भाई इकोनॉमी में पैसे की कमी है, तो इसको पैसा बढ़ाने का सोचेगा। अगर M1 तरीका अपनाया या फिर ये टोटल का काउंट किया और आरबीआई को लगा कि नहीं पैसा जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसे लाने का कोशिश करेगा, ताकि मतलब लोन वगैरह कम दिलवाएगा, रेट वगैरह बढ़ा देगा, जिसकी वजह से लोग कम लोन लेंगे। अब देखो सबसे पहले M0 फॉर्मूला याद रखना। M0 जो होता है मनी करेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगा करेंसी इन अ सर्कुलेशन, कि जितना भी करेंसी सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन का मतलब लोगों के पास अभी मौजूद है, क्योंकि आरबीआई के पास सारा कच्चा चिट्ठा रहता है ना भाई। मान लो आरबीआई ने 100 रुपए का नोट छापा, ठीक है, 100 रुपया छापा, 100 नोट छापा, तो मान लो कि आरबीआई के पास एक नोट है। अब मान लो 99 नोट कहाँ कहाँ है, वो आरबीआई को पूरा पता रहता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता रहता है कौन से इंसान के पास वो नोट है, लेकिन ये तो पता रहता है ना कि इकोनॉमी में कितना, बैंक के पास कितना, क्योंकि सारा डेटा आरबीआई के पास मौजूद है। देख रहे हो? तो यहां पर क्या हो गया, जितना भी पैसा सर्कुलेशन में है, बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक जो डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास, और उसके अलावा जो अदर डिपॉजिट रहता है आरबीआई के पास, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वो कौन सा फॉर्म बन जाता है? M0। M1 इंपॉर्टेंट है। M1 में करेंसी जो नोट्स एंड द कॉइन्स विद पब्लिक, जितना लोगों के पास है, ठीक है,
डिमांड डिपॉजिट विद अ कमर्शियल बैंक, जितना लोगों ने अपना पैसा बैंकों में रखा हुआ है। कमर्शियल बैंक का मतलब यहाँ पर तीनों बैंक है। कमर्शियल बैंक का मतलब है प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, पब्लिक बैंक जितने भी हैं, और एक तरीके से फॉरेन बैंक जितने भी हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक हमारे देश में, तो इन तीनों बैंकों के पास जितना भी पैसा लोगों ने जमा करके रखा है वो सब सारे पैसे डिमांड डिपॉजिट। जितना लोगों के पास पैसा है, जितना बैंकों के पास पैसा है, और जितना आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है, इन तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा क्या निकल जाएगा भाई? M1, जिसमें सी मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, OD का मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई हो गया, ये पीपल्स के पास हो गया, लोगों के पास, या तो पैसा लोगों के पास होगा, या तो पैसा बैंक में होगा, या तो पैसा आरबीआई के पास। अब बोलो सर सरकार के पास भी तो रहता है, लेकिन सरकार जो भी पैसा रहता है वो आरबीआई के थ्रू ही कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सरकार तो ऐसा नहीं है ना कि सरकार अपने ऑफिस में कैश ला के रखेगा, उसका कहीं ना कहीं खाता होगा भाई। खाता उसको कौन चलाता है? आरबीआई या फिर कोई ना कोई सरकारी बैंक में चलेगा, सरकारी बैंक जैसे कि एसबीआई। ठीक है, अब आते हैं M2। M2 में क्या है भाई? M1 में ये तीनों चीज आ गया। M1 में क्या आ गया? C प्लस DD प्लस OD, हाँ या ना? C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, एंड अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई, उसके बाद अगर पोस्ट ऑफिस का पैसा जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? M2। ठीक है, अब M3 भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि M1 जो M1 में दिया गया, M1 में मतलब C प्लस DD प्लस OD के साथ अगर टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया जाए। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है? टाइम डिपॉजिट का मतलब FD हो गया, या फिर RD का पैसा जितना लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है बैंक में। DD डिमांड डिपॉजिट में कौन से पैसे भाई? वैसा पैसा जो बैंक में रखा गया, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, वो सब पैसा। लेकिन वैसा पैसा जो बहुत समय के लिए इन्वेस्ट करके रखा गया बैंकों में, वो सब टाइम डिपॉजिट के अंदर आ जाता है, जितना कमर्शियल बैंक में रखा गया है। तो अगर M1 के साथ टाइम डिपॉजिट जोड़ दें तो M3। M2 कैसे निकलेगा? M1 के साथ पोस्ट ऑफिस में जितना भी सेविंग डिपॉजिट रखा गया लोगों के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? M2। क्लियर? और M1 तो आप जानते हैं C प्लस DD प्लस OD, समझ में आ गया, रटा होना चाहिए। M4 जो होता है वो M3 में क्या हो गया? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, हाँ या ना? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस टोटल जो डिपॉजिट है किसमें? पोस्ट ऑफिस में, जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, मतलब लगभग सारा पैसा आ गया कि नहीं आ गया इसमें? ये सबसे बड़ा या फिर हाई पावर्ड मनी के रूप में इसको काउंट किया जाता है। अगर इसकी जरूरत पड़ गई या इसके बाद भी सरकार को कमी महसूस हो रही है, आरबीआई को कमी महसूस हो रही है, इसका मतलब हमारा इकोनॉमी खतरे में है। इसमें एक चीज छोड़ देते हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग NSC का फुल फॉर्म भाई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि आप सरकार के थ्रू जो है वो जमा करते हो और पैसा को सेव करते हो। जनरली पीएफ वगैरह का जो पैसा कटता है ना, वो सब पैसा इसमें काउंट नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि वो होलसेल सरकार उसको मैनेज करके चलती है, आरबीआई का उसमें कोई रोल नहीं होता है। समझ गए? तो M4 में क्या हो गया? M3 में सारी चीज आ गए भाई। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस वाला पैसा भी अगर इंक्लूड कर दे तो M4 आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? M4 यहां तक कोई दिक्कत? आगे आ जाते हैं भाई, हाई पावर्ड मनी। अभी मैंने बताया हाई पावर्ड, इट रेफर्स टू द एज अ मनी बेस on the overall money supply depends on the amount of the money issued by the central bank। जितना भी सेंट्रल बैंक ने पैसा जमा करा है उसमें से कितना पैसा जो है इकोनॉमी में है, दैट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। अगर सबसे ज्यादा हाई पावर्ड मनी कैसे कैलकुलेट करते हो? करेंसी इन सर्कुलेशन जितना भी है, करेंसी डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक और अदर जो डिपॉजिट है विद आरबीआई। याद रखना इसमें जो M1 और M2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? M1 और M2 क्या बोलते हैं? नैरोअर मनी। ठीक है, नैरो मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरो मनी। ठीक है, जब थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई के थ्रू। और M3 और M4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडर मनी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉडर मनी। ब्रॉडर मनी आई बात समझ में? तो M1 M2 नैरो मनी, M3 M4 ब्रॉडर मनी। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाते हैं बैंक के बारे में। अब यहां पर हमारा मनी सप्लाई कंप्लीट हो गया, मतलब मनी का
जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब बैंकिंग का पार्ट, बैंक किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। सबसे पहले बैंक क्या होता है? बैंक क्या होता है भाई? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो पैसा लेता है भाई लोगों से, ठीक है, पैसा लिया, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और जो नीडी पीपल होते हैं उनको क्या करता है? ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस, है ना, लोन्स एंड एडवांसेस। क्या किया? लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो ग्रांट करता है जो भी नीडी पीपल है। और बीच में जो बैंक होती है वो एक तरीके से क्या करते हैं? मीडिएटर के रूप में काम करता है। पैसा लिया भाई, किससे लिया? मान लो कि ये व्यक्ति है, इसने पैसा जमा करा, ए व्यक्ति है, उसने पैसा कहां जमा करा? बैंक में, ठीक है। मान लो कि ये एसबीआई है, जमा करा कितना? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया पर जो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 5% दे रहा है, मान लो बैंक, ठीक है। लेकिन जो ये 5,000 रुपया लोन के रूप में बांटेगा, ठीक है, लोन ग्रांट करेगा किसको? जिससे भी जरूरत होगा। मान लो कोई फर्म को दे दिया, ठीक है, फर्म को दे दिया या बिजनेस को दे दिया जो बोरो करा, तो इसको मान लो कि 4,000 रुपया लोन में दिया, तो इससे वो 15% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करके, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और कम इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके बीच में जो 10% का प्रॉफिट हुआ वही बैंक का जो है वो क्या होता है? इनकम होता है, ठीक है। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब बैंक क्या है? बैंक विच इज रीपेबल ऑन अ डिमांड एंड कैन बी अ डिपॉजिट which is repayable on a demand and can be withdrawn by the bank is an institution which receive a fund from the public means of check, draft and order and gives loans and advances to those who need them। कि बैंक क्या होता है भाई? अगर यहाँ बोला बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिसीव करता है फंड फ्रॉम अ पब्लिक, लोगों के द्वारा जो पैसा रिसीव करता है, चाहे वो और चेक के थ्रू वो निकाल भी सकते हैं भाई, है कि नहीं? या चेक के थ्रू भी आप पैसा को डिपॉजिट कर सकते हो अपने अकाउंट में। आपको किसी ने चेक दिया, अपने खाते में जाकर चेक लगवा लिए, तो उससे क्या हुआ? पैसा डिपॉजिट हो गया। और गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू द नीडी पीपल, जिसको नीड है। तो ये बैंक का काम जो है वो जनरली देखने को मिलता है। अब भाई टाइप्स ऑफ बैंक कितने होते हैं हमारे जनरली हमारे इंडिया में? तो टाइप्स ऑफ बैंक अगर देखा जाए तो सबसे पहला होगा कमर्शियल बैंक। अभी मैंने बताया भाई कि कमर्शियल बैंक कितने तरीके के, मतलब 3 तरीके से। कौन कौन से? एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एक होता है फॉरेन सेक्टर बैंक, जो फॉरेन बैंक होता है, हाँ कि ना? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एक तरीके से जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना, उसमें जो है सरकार का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 51% रहता है और 49% स्पॉन्सर्ड रहता है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड रहता है। मतलब किसी और लोगों का या किसी और बैंक का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है यहाँ पर। मतलब वैसा बैंक जिसमें सरकार का जो शेयर है वो 51% रहे, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। और जिसमें 51% प्राइवेट करे उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक बोले। और जिसमें कोई विदेश का कोई बैंक है वो यहाँ के ब्रांच खोल रहा है उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो कमर्शियल बैंक होता है भाई हमारे देश में बैंक। दूसरा होता है डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, उसके बाद आईडीबीआई बैंक, ये सब डेवलपमेंट बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री को जनरली लोन देते हैं, बड़े बड़े लोन, ताकि उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, ठीक है। उसके बाद एक कोऑपरेटिव बैंक होता है जहां पर बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है वो खोले गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। मतलब फार्मिंग के लिए एक बैंक बनाया गया भाई, जैसे मुंबई कोऑपरेटिव बैंक, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक। तो उत्तराखंड के लोग ही उसमें पैसा जमा करेंगे, दूसरा स्टेट में वो खुलेगा नहीं, ठीक है, समझो। जैसे मान लो कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक खुला है, ठीक है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो मतलब क्या हो गया भाई, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जनरली जो होता था, जनरली वो क्या कि महाराष्ट्र के लोग ही इसमें अपना पैसा जमा करेंगे और महाराष्ट्र के लोगों को ही लोन ग्रांट होगा, ये ताकि रीजनल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक तरीके से काम किया गया था। लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है भाई, जिसमें एक तरीके से जमीनों को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके लिए काम करने के लिए। उसका एक रीजनल रूरल बैंक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी, जिसको क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको आरबीआई कंट्रोल नहीं करती है, इसको कौन कंट्रोल करता है जनरली? नाबार्ड। कौन करता है? आरबीआई भी करके चलती है लेकिन उतने मामले में नहीं, लेकिन जनरली इसको नाबार्ड कंट्रोल और रेगुलेट करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर
NA, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, समझ गए। तो ये नाबार्ड, नाबार्ड जनरली किस लिए काम करता है भाई, एग्रीकल्चर में जो लोन, RRB, देखना उत्तराखंड रीजनल कोऑपरेटिव बैंक, तो अगर है तो वो उत्तराखंड में जितने भी रूरल एरियाज में वहीं पर खुले मिलेंगे आपको, शहर में नहीं देखने को मिलेगा रीजनल रूरल बैंक। RRB जनरली क्या होगा, उसका हेडक्वार्टर हो सकता है, जैसे नाबार्ड का ऑफिस आपको IT पार्क में देखने को मिलता है, RBI ऑफिस के बगल में, बहुत बड़ी ऑफिस है, ठीक है। तो एक तरीके से नाबार्ड जो है वो खास करके ऐसा बैंक बनाएगा कि हमारे रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए कैसे उनको फंड दिया जाए भाई, RRBs को, ताकि वो रूरल एरियाज में फंड प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे RBI है, RBI सारे बैंकों को निर्देश देती है भाई कि आप इतना फंड दोगे, इतना फंड नहीं दोगे, इस तरीके से कंट्रोल करना है, इस तरीके से रेगुलेट करना है। सेम उसी तरीके से नाबार्ड जो है वो RRBs को पैसा देती है कि भाई तुम आगे जो है वो लोगों को, फार्मर्स को लोन वगैरह दो। अकाउंट सब लोगों का, फार्मर वगैरह का यहाँ रहता है, और जनरली ये एग्रीकल्चर और रूरल के डेवलपमेंट के लिए करता है। एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ नहीं कि एग्रीकल्चर, इसके अलावा बहुत सारे चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक एक होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो ज्यादातर काम करते हैं। फॉरेन बैंक अभी मैंने बताया है। मर्चेंट बैंक होता है जो कि जनरली जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको एक तरीके से हेल्प करने के लिए बैंक को खोला जाता है, ताकि उनका जो हेल्प है वो हो सके, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या है भाई, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है चेकेबल एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड ऑफर अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कि वैसे बैंक जो कि लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है और ग्रांट करता है लोन्स एंड एडवांसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक, ठीक है, जनरली, और इट इज कंट्रोल्ड बाय द RBI, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या है भाई, देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, एक्सेप्ट करता है क्या, डिपॉजिट, दूसरा क्या करता है, एडवांसिंग लोन देता है, तीसरा इसी में एडवांसिंग लोन में कैश क्रेडिट, अब बैंक एडवांसेस कैश लोन टू द स्पेसिफिक लिमिट अगेंस्ट द सिक्योरिटी, कि कोई भी आपने कोलेटरल रखा है उसके बदले जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। एक होता है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है और आपकी क्रेडिबिलिटी बैंक के साथ अच्छी है, तो आपको क्या बोलती है कि मान लो कि आपके 50,000 रुपए आपके खाते में, आपको अचानक से 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, आपने बैंक में फोन घुमाया, बोला सर मेरे को आप क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो आप दे दो, तो उसने बोला ठीक है आप 1 लाख तक अधिक पैसा निकाल सकते हो, मतलब 50,000 है तो आप 1.5 लाख पैसा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 1 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिला। क्यों? क्योंकि आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, मतलब आप पैसा सही समय पर दे रहे हैं, चीजों में कभी गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार अगर गड़बड़ी कर दोगे तो फिर अगले बार नहीं देगा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। जनरली वो करंट अकाउंट होल्डर के लिए होता है, मतलब जनरली वो बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। मतलब मान लो कि कहीं माल पहुंचाना है, अचानक से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, अब हम कहां से उधर मांगेंगे, ऐसे बैंक के साथ हम सारा लेन देन हो रहा है भाई, तो बैंक को हमने बोला तो बैंक ने 2 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, और हमने उसको मतलब 3-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है वो सूद समेत जो है वापस कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपॉन अ सर्टेन अमाउंट एंड अ चार्ज, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत बिग 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, ऐसा बहुत कम केस में होता है। जनरली जो बहुत बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको ही एक तरीके से फैसिलिटी दिया जाता है। बिल डिस्काउंटिंग होता है भाई। बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि अ बैंक डिस्काउंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स मैच्योरिटी एंड गिव्स अ शॉर्ट टर्म लोन। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर एक बंदा है भाई जो राम है, उसने एक सामान बेचा भाई, मान लो कि बेचा मिठाई, स्वीट्स बेचा है, ठीक है। अब स्वीट्स बेचा दूसरे दुकानदार को, ठीक है, ये होलसेलर वाला है। अब ये रिटेलर जो है उसको कुछ समय के बाद 3 महीने के बाद पैसा वापस करने वाला 10 लाख रुपए, मान लो इसके घर में शादी था, 10 लाख रुपए का मिठाई उसने दिया। अब बिल किसके पास पड़ा हुआ है भाई, राम के पास। तो ये बिल लेके कहां गया वो 10 लाख रुपए का, बैंक के पास, कि यार सर ऐसा करो कि मेरे को दूसरा शादी का ऑर्डर आया हुआ है, तो मेरे पास पैसा तो है नहीं, और उसने पैसा तो दिया नहीं, वो 3 महीने के बाद देगा, तो ऐसा करो ये 10 लाख रुपए का बिल है, आप तो देख ही रहे हैं, तो इस 10 लाख रुपए का जो बिल है वो आप कुछ डिस्काउंट करके मान लो कि 10 लाख रुपए तो 9,60,000 मेरे को दे दो, 40,000 अपना रख लो, तब तक हम अपना काम कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्डर पूरा कर लेंगे। तो उस पर भी जो है वो लोन दे देती, फिर डायरेक्ट जब ये पैसा देगा तो वो कहां चला गया, बैंक में चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का जो काम है वो एक तरीके से करती है। फिर आउटराइट लोन होता है भाई। आउटराइट लोन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द लमसम अमाउंट ऑफ अ मनी दैट द बोरोवर इंटेंड टू यूज फॉर अ श्योर आउट ऑफ द लिमिट ग्रांटेड बाय द बैंक। मतलब बैंक ने मान लो कि लिमिट दे दिया कि 10 लाख रुपए तक
तुम जो पैसा निकाल सकते हो, उसमें से मान लो 2 लाख रुपया ही निकाला उसने, 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ा भाई मान लो, तो 2 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट मिल लगेगा। जब उसने 2 लाख रुपए और निकाला तब फिर 4 लाख रुपए पर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि 10 लाख का 10 लाख पर इंटरेस्ट लग रहा है, जितना पैसा निकाला है उसी पर एक तरीके से उसको क्या मिल रहा है, वो क्या क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, ये क्रेडिट क्रिएट करती है भाई, कि पैसे को क्रिएट करने का काम करता है। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड, एक बैंक से दूसरा बैंक फंड ट्रांसफर करना है। फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट वगैरह चेक वगैरह करने में मदद करता है। उसके बाद आपको एजेंसी फंक्शन, एजेंसी के लिए भी फंड को कलेक्ट करना, उसके लिए परचेस करना, सेल्स करना, सिक्योरिटीज, कौन सा स्टॉक या शेयर्स वगैरह, वो भी काम करता है। और अदर मिसलेनियस सर्विसेज, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी होता है, और इशूइंग ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स वगैरह के लिए चेक फैसिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे जो होगा वो हम लोग कल से डिस्कस करेंगे, क्या, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कि किस तरीके से क्रेडिट का क्रिएशन होता है, कहां पर, बैंक में। जितना मैंने टॉपिक बताया एक एक कर कमर्शियल बैंक के फंक्शन को उसको जरूर देखना है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग